नमस्कार दोस्तों, आपके अपने नए एजुकेशन भंडार में आपका स्वागत है। एक बार फिर से कोशिका का आधा चैप्टर हुआ था, आधा बकाया रह गया था, तो आज उससे आगे का कंप्लीट करेंगे। तो जल्दी से आप एक बार लाइक सब्सक्राइब कर दें और हमें हौसला दें आगे पढ़ाने का। कल कहाँ तक हुआ था अपना? सेंट्रोसोम तक हुआ था। कल सेंट्रोसोम की बात पढ़ेंगे अपन। अंतः प्रतव्य जालिका, अंतः प्रतव्य जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या होता है एंडो? तो ठीक है दोस्तों, इसका क्या है? अंतः प्रतव्य जालिका, इसे बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसे शॉर्ट फॉर्म में ईआर से व्यक्त करते हैं। अब ये ईआर होता क्या है या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता क्या है? जिस प्रकार अपना ये मकान बनता है, तो मकान में क्या होता है कि पिलर देते हैं, बीम देते हैं। क्यों देते हैं? मकान को मजबूती प्रदान करने के लिए, कि वो मजबूत रहे, गिरे नहीं। उसी प्रकार कोशिकाओं में मजबूती प्रदान करने के लिए ईआर का यूज करते हैं। ईआर मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो ये क्या करता है? आंतरिक कंकाल बनाता है इसका, आंतरिक कंकाल और आंतरिक सहायता, मतलब एक ही काम है इसका। ये इसे कोशिका का पिलर ही बोलते हैं कि अंदर से सहायता देगा, गिरे नहीं। जैसे मकान में सहायता होती है कि मकान टूटे नहीं, गिरे नहीं, पिलर की जरूरत होती है, उसी प्रकार इसे दिया जाता है। अब इसे ईआर से प्रदर्शित करते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो, ये इसके दो टाइप होते हैं, या दो प्रकार तो नहीं बोल सकते इसे, लेकिन इसके दो टाइप होते हैं। जैसे कि ये है, ये पूरा ईआर है अपना, ठीक है, ये बना हुआ है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये एक तरफ इसका चिकना हुआ भाग है, ये चिकना बिल्कुल, एक तरफ ये धब्बे हैं इसमें, और ये चिकना हुआ है जो इसे बोलेंगे अपन स्मूथ, और इसे बोलेंगे रफ। इसे क्या बोलेंगे? रफ। क्योंकि जो स्मूथ ईआर है, जो स्मूथ, वो वसा का निर्माण करता है, और जो स्मूथ, जो रफ ईआर है, ये प्रोटीन का निर्माण करता है। लेकिन इसे ये नहीं कहेंगे कि रफ वाला साइड प्रोटीन का निर्माण करता है। इसके दो पार्ट नहीं, ये इसके दो पार्ट बनाए गए हैं। जैसे कि तो एक तो स्मूथ बनाया गया, एक रफ बनाया गया। दिक्कत ये है कि ये रफ हुआ कैसे? पहले तो ये रफ नहीं था। तो इसमें जो धब्बे दिख रहे हैं, दाब धब्बे, ये क्या है? ये हैं राइबोसोम। क्या है ये? राइबोसोम है ये, जो एक्चुअली में राइबोसोम ही प्रोटीन का निर्माण करते हैं। यहां पे देखो, देख सकते हो, यहां लिखा है कि रफ ईआर, रफ ईआर प्रोटीन का निर्माण करता है। रफ ईआर प्रोटीन का आधा सच है ये, कि रफ ईआर प्रोटीन का निर्माण करता है, ये आधा सच है। रफ ईआर नहीं, जो रफ वाले साइड राइबोसोम होते हैं, वो प्रोटीन का निर्माण करते हैं। प्रोटीन का निर्माण राइबोसोम करता है मैं। लेकिन ये कहते हैं कि रफ वाली तरफ से जो प्रोटीन का निर्माण होता है, ये होता है क्योंकि इसमें राइबोसोम पाए जाते हैं। राइबोसोम का काम है प्रोटीन का निर्माण करना। तो चलो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, आगे बढ़ते हैं। राइबोसोम, जो खुरदरे थे वो क्या थे? राइबोसोम। राइबोसोम का मेन काम क्या होता है? प्रोटीन का निर्माण करना, मेन काम होता है। ठीक है, राइबोसोम का कार्य क्या है? प्रोटीन का निर्माण करना। प्रोटीन का निर्माण करेंगे उसे ही प्रोटीन की फैक्ट्री कहेंगे। तो राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। लेकिन राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं। राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, 70S और 80S। राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, 70S और 80S। 70S राइबोसोम है जो, और एक 80S राइबोसोम है। जो 70S राइबोसोम है वो प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है। देखो, 80S और 70S दो होते हैं अपने, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक, ये भी दो होते हैं। तो एक एक बांटा गया है कि जो 70S है यह प्रोकैरियोटिक में पाया जाएगा, और जो 80S है वो यूकैरियोटिक में पाया जाएगा। जो 80S है ये बड़े होते हैं, और जो 70S है ये छोटे होते हैं। इन्हें हम नॉर्मल देख सकते हैं, और इन्हें हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं।
इन्हें हम नॉर्मल देख सकते हैं, इन्हें नॉर्मल नहीं देख रहे हैं, माइक्रोस्कोप की सहायता से देख सकते हैं। जो यूकैरियोटिक है यह मानव, जंतु तथा पादपों में पाए जाते हैं। और जो 70S है यह केवल जीवाणु में पाया जाता है। ये साइज में छोटे होते हैं, ये साइज में बड़े होते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे पढ़ेंगे। चलो चलते हैं लाइसोसोम। अब पढ़ेंगे अपन लाइसोसोम। पहले ये देखते हैं कितना पढ़ चुके हैं अपन। माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ चुके, सेंट्रोसोम पढ़ चुके, वैक्यूलस पढ़ चुके, गोल्जी बॉडी पढ़ चुके, एंडोरेटिकुलम पढ़ चुके, यहाँ से राइबोसोम पढ़ चुके। अब क्या आया अपन यहाँ पे, लाइसोसोम। लाइसोसोम पे आ गया। लाइसोसोम क्या है? इसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है। कोशिका के अंदर जो लाइसोसोम होता है इसे क्या कहा जाता है? आत्महत्या की थैली कहा जाता है। लाइसोसोम की खोज डी दुबे ने की। लाइसोसोम की खोज किसने की थी? डी दुबे ने। वैज्ञानिक थे डी दुबे, इन्होंने क्या किया था? लाइसोसोम की खोज की थी। लाइसोसोम की खोज किसने की? डी दुबे में। लाइसोसोम सबसे खतरनाक है क्योंकि इसमें हाइड्रोलाइटिक एसिड भरा रहता है। कौन सा एसिड भरा रहता है? एसिड। कौन सा एसिड रहता है इसमें? हाइड्रोलाइटिक। ये हाइड्रोलाइटिक एसिड इतना पावरफुल होता है, ये हर चीज को पचा देता है। अगर वहां पे कोशिका में जितनी भी खराबियां होंगी सभी को पचा देगा, जिसे के पास पहुंच जाएगा। इसका कार्य क्या होता है? कोशिका के अंदर पाचन का कार्य करता है। कोशिका के अंदर कोई जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी बॉडी हुई, वैक्यूलस, कहीं भी कुछ खराबी आ गई तो, या फिर काम करना किसी ने बंद कर दिया तो कौन करेगा? वहां से लाइसोसोम होगा, ये उस चीज को, या जो मर गई कोशिका मर गई तो उसे पचा देगा, वहां पे खत्म कर देगा। इसलिए इसे आंतरिक पाचन का कार्य भी कहते हैं। इसे आंतरिक पाचन का कार्य कौन करता है? लाइसोसोम। कोशिका है अपनी, कोशिका के अंदर ये सारे रहते हैं। इनमें से जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है या फिर वैक्यूलस है, सेंट्रोसोम है, इनमें से कोई सा भी अंग या काम नहीं कर रहा या फिर काम करना अपने आप बंद हो गया तो, या खराब अंग हो गया तो जो लाइसोसोम है ये खुद को फाड़ देगा और इसके अंदर से क्या निकलेगा? हाइड्रोलाइटिक एसिड। हाइड्रोलाइटिक एसिड के संपर्क में जितना जो कुछ भी आएगा वो सारा गला देगा, पूरा गल जाएगा और इसे पच जाएगा। इसलिए इसे आंतरिक पाचन का कार्य भी कहते हैं। जैसे कि जो ब्लड रहता है, ब्लड होता है अपना, तो ब्लड है, ब्लड में आरबीसी होती है। आरबीसी में लाइसोसोम नहीं होता। क्या नहीं होता? लाइसोसोम नहीं होता। तो इसके अंदर ये खराब ब्लड होता है, तो ये जब लाइसोसोम नहीं होता तो इसका पाचन नहीं होगा। इसका पाचन कहाँ होगा? इसलिए ब्लड कहाँ पहुंचता है पाचन करने के लिए? स्प्लीन में। कहाँ पहुंचता है? स्प्लीन में जाता है। ब्लड का पाचन कहाँ होता है? इसलिए स्प्लीन को कब्रिस्तान कहा जाता है। स्प्लीन को क्या कहा जाता है? कब्रिस्तान कहा जाता है। क्यों? क्योंकि आरबीसी में तो लाइसोसोम है नहीं है। जब लाइसोसोम आरबीसी में नहीं है तो आरबी जो ब्लड में कमियां या खराबी आएगी वो कहाँ पचाएगी? तो ये कहाँ जाएगा? स्प्लीन में। स्प्लीन से पचा देगा क्योंकि इसमें लाइसोसोम नहीं है। चलो इसकी फोटो लीजिए। न्यूक्लियस या केंद्रक, ठीक है। तो यहाँ पर क्या पढ़ चुके? माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ चुके, सेंट्रोसोम पढ़ चुके, वैक्यूलस पढ़ चुके, गोल्जी बॉडी पढ़ चुके, रेटिकुलम पढ़ चुके, राइबोसोम पढ़ चुके, लाइसोसोम पढ़ चुके। अब किस पे आए अपन? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस या केंद्रक। जो कोशिका है, तो कोशिका का पूरा कंट्रोल कोशिका को कौन करेगा? कोई ना कोई तो होना चाहिए कि पूरी कोशिका सबकी बात माने, या उसका कहीं ना कहीं कंट्रोल तो होना चाहिए। तो ये न्यूक्लियस है, ये कोशिका को, पूरी कोशिका को कंट्रोल करेगा। इसी को न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं? केंद्रक। इसे केंद्रक कहा जाता है, ठीक है। तो केंद्रक की यहां से आएगा। केंद्रक की खोज किसने की? केंद्रक की खोज की रॉबर्ट ब्राउन ने। केंद्रक की खोज किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने। इसमें डीएनए प्लस प्रोटीन 90% पाया जाता है। जो कि न्यूक्लियस है या केंद्रक है, इसमें डीएनए और प्रोटीन 90% पाया जाता है, जिसमें डीएनए 10% पाया जाता है और प्रोटीन 80% पाया जाता है। तो ये दोनों मिला के कितने हो गए अपने? 90%। यह कोशिका का सबसे बड़ा अंग है। नॉर्मल सी बात है, जब ये पूरी कोशिका को कंट्रोल करेगा तो सबसे बड़ा ही होगा। तो ये कोशिका का सबसे बड़ा अंग है।
क्योंकि संपूर्ण कोशिका को कंट्रोल करता है, चाहे माइटोकॉन्ड्रिया हो, चाहे सेंट्रोसोम हो, वैक्यूलस हो, चाहे गोल्गी बॉडी हो, इंडोरेटिकुलम हो, चाहे राइबोसोम हो, चाहे लाइसोसोम हो, ये सबको कंट्रोल करता है। लाइसोसोम तो वो तो बताया था, उसमें हाइड्रोलाइटिक एसिड पाया जाता है, तो उससे तो सभी डरते ही है, लेकिन इनका भी सबका एक बॉस है जो सबको कंट्रोल करके रखता है। वो क्या है? न्यूक्लियस या केंद्रक, ये सभी को कंट्रोल करता है। तो अपन लोगों ने कोशिका के ये पार्ट हैं, यहां तक आ गए हैं, ठीक है। तो इसकी आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। लवक कितने प्रकार के होते हैं? लवक मतलब प्लास्टिड। लवक होते 3 प्रकार के। कौन कौन सी होती है? हरित लवक, वर्णित लवक, अवर्णित लवक। कितने प्रकार के होते हैं? लवक होते 3 प्रकार के, हरित लवक, वर्णित लवक, अवर्णित लवक। हरित लवक को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? क्लोरोप्लास्ट। वर्णित लवक को बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट, और अवर्णित लवक को क्या बोलते हैं? ल्यूकोप्लास्ट। लवक कितनी प्रकार होती है? लवक तीन प्रकार के होते हैं। हरित लवक, क्या नाम है इसका? हरित लवक। इसका नाम ही हरित है, मतलब हरा, नाम में ही छुपा हुआ है हरा, ठीक है। ग्रीन या हरा नाम में छुपा है। तो काम क्या होगा इसका? प्रकाश संश्लेषण। भोजन बनाने में, भोजन पेड़ पौधे भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से बनाती है। तो नॉर्मल सी बात है, अगर ये प्रकाश संश्लेषण में सही होगा तो भोजन बनाने में भी सही होगा। और जब भोजन बनाने में किसमें होता है? पत्तों में पाया जाता है। क्यों? उसका नाम ही है हरित, शुरुआत ही हरित से हो रही है। तो हरित लवक प्रकाश संश्लेषण भोजन बनाने में और पत्तों में पाया जाता है। हरित लवक का मतलब क्या है? हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट क्या मतलब है? प्रकाश संश्लेषण में सहायता करेगा, भोजन प्रकाश संश्लेषण होगा तो भोजन बनाने में करेगा और पत्तों में पाया जाता है। इसके बाद आता है वर्णित लवक। वर्णित लवक या फिर क्रोमोप्लास्ट। वर्णित लवक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट। वर्णित लवक, इसका काम क्या होता है? इसका एक ही काम होता है, रंग प्रदान करना। जितने सारे रंग होते हैं उन्हें रंग कौन देता है? वर्णित लवक। जैसे लाल रंग, लाल रंग किसका होता है? जैसे कि टमाटर का लाल रंग, मिर्च का लाल रंग, ये किसके कारण होता है? ये होता है लाइकोपिन के कारण। लाल रंग कौन देगा? इधर से लाइकोपिन देगा। लाइकोपिन का कार्य क्या है? लाल रंग देना। किसमें आएगा ये? वर्णित लवक में। वर्णित लवक में क्या आएगा? लाइकोपिन। लाइकोपिन का काम क्या है? लाल रंग देना। अब वो चाहे टमाटर का लाल रंग हो, चाहे वो मिर्च का लाल रंग हो, वो कौन देगा? लाइकोपिन। जैसे कि चुकंदर का कलर कौन देता है? चुकंदर का कलर है वो देता है बीटा नॉन के कारण। चुकंदर में कलर कौन देता है? या चुकंदर का कलर किसके कारण होता है? बीटा नॉन के कारण। बीटा नॉन के कारण चुकंदर का। फलों का पीला रंग जेंतोफिल के कारण। फलों का पीला रंग जेंतोफिल के कारण। पहले ही लिखा हुआ है कि इसमें लिखा मैंने, यह रंग प्रदान करता है। अब चाहे वो टमाटर का रंग हो, मिर्च का रंग हो, चुकंदर का रंग हो, फलों का रंग हो, तो ये पूरा रंग वाला पोर्शन जितना भी आएगा, रंग प्रदान करने वाला सिस्टम, तो वो किसके अंदर आएगा? वर्णित लवक में। रंग करना किसमें? गाजर हुआ, टमाटर, मिर्च, चुकंदर, फल, जो भी हुआ, जिनमें रंग की बात हुई, तो क्यों किसमें आएगा? पहले तो रंग किसमें आएंगे? वर्णित लवक के अंदर आएंगे। वर्णित लवक का काम क्या है? रंग प्रदान करना। लाल रंग लाइकोपिन के कारण, चुकंदर का कलर होता है या रंग होता है बीटा नॉन के कारण, फलों का पीला रंग जेंतोफिल के कारण, और टमाटर या मिर्च इसका ये लाल रंग होता है इसका, तो ये भी किसके कारण होता है? लाइकोपिन के कारण। हरित लवक क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण भोजन बनाने में और पत्तों में। वर्णित लवक रंग प्रदान करेगा, किसी का भी हो, लाल हो, चाहे चुकंदर का हो, फलों का हो, किसी का भी कलर हो, वो कौन करेगा? वर्णित लवक। इसके बाद आते हैं ल्यूकोप्लास्ट। इसके बाद क्या आते हैं? ल्यूकोप्लास्ट। अवर्णित लवक। ल्यूकोप्लास्ट अवर्णित लवक। इसका काम क्या होता है? इन्होंने भोजन बनाया, इन्होंने कलर दिया, इसका काम क्या है? भोजन को स्टोर करना। क्या काम हुआ इसका? भोजन को स्टोर करना। ये सिर्फ रोक के रखेगा भोजन को। जो भोजन प्रकाश संश्लेषण से बनता है, इसका काम क्या होता है? उसे स्टोर करना। जड़ और फल में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? जल और फल में। दोबारा से रिकॉल करें, प्लास्टिड या लवक 3 प्रकार के होते हैं। हरित लवक, वर्णित लवक, अवर्णित लवक। हरित लवक प्रकाश संश्लेषण भोजन बनाएगा, पत्तों में रहेगा क्योंकि ये हरा है। वर्णित लवक का एक ही काम है, रंग प्रदान करना, किसी का भी हो। लाइकोपिन लाल रंग चुकंदर बीटा नॉन के कारण, फलों का पीला रंग जेंतोफिल के कारण, लाल रंग टमाटर मिर्च में आएगा, तो क्या है? लाइकोपिन ही होगा। इसके बाद अवर्णित लवक क्या है? सिर्फ भोजन को स्टोर करेगा। जो
भोजन बनेगा उसे स्टोर करने का काम आवर्णित लवक का होगा, जड़ तथा फल में पाया जाता है। चलिए इतने अच्छा स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं अपन। अभी तक क्या है अपन कोशिका के सारे कंप्लीट कर लिए, ठीक है, और लवक भी कंप्लीट हो गया। लवक लवक पढ़ा, इससे पहले जस्ट लवक पढ़ाया था। लवक लवक 3 प्रकार के होते हैं, वर्णित, हरित लवक, वर्णित लवक, अवर्णित लवक पढ़ाए थे, ठीक है। इसके बाद अपन आते हैं कोशिका पे, ठीक है। किस पे आते हैं? कोशिका पर। इसके बाद आते हैं कोशिका। कोशिका कोशिका 2 प्रकार की होती है, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक अपन पढ़ेंगे पहले। प्रोकैरियोटिक सेल या कोशिका, इसमें क्या होता है पहले पढ़ा चुके, 70S राइबोसोम पाया जाता। प्रोकैरियोटिक ये अविकसित होती है। जो प्रोकैरियोटिक सेल ये जीवाणु में पाई जाती है, जीवाणुओं में पाई जाती है। कोशिका 2 प्रकार की होती है, कोशिका यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक क्या होती है? इसमें 70S राइबोसोम पाया जाता है, ठीक है, अविकसित होती है और जीवाणु में पाई जाती है, ठीक है। इसके बाद अपन आते हैं यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक में पहले ही पढ़ा चुके हैं, इसमें 80S राइबोसोम पाया जाता है और ये विकसित होती है। प्रोकैरियोटिक ये जीवाणु में पाई जाती है और ये जंतु प्लस पादप में पाई जाती है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। कोशिका के दो कोशिका को 2 पार्ट में बांट दिया, या कोशिका के 2 भाग, एक यूकैरियोटिक कोशिका, एक प्रोकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिका 80S राइबोसोम पाए जाते हैं, ये विकसित होती है, 5 जंतु में पाई जाती है और ये इसमें 70S राइबोसोम पाया जाता है, ये अविकसित कोशिका होती है और ये जीवाणु में पाई जाती है, ठीक है। तो इतना हुआ अपना। अब कल अभी तो अपने थोड़ा सा पढ़ लिया प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में, अब अगर कल पढ़ेंगे इसके बाद नेक्स्ट क्लास में यूकैरियोटिक में कल पढ़ेंगे अपन पूरा इसका डिटेल, सारे इसके पार्ट कल पढ़े जाएंगे। तो आप पढ़ें और हमसे जुड़े रहें आगे के लिए, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमें हौसला दें आगे बढ़ाने का। और आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। कल इसके आगे का पार्ट, सेल का जितना ही बचा हुआ पार्ट है वो कल फिर से इसी मंच पे दोबारा से मिलेंगे। और सब्सक्राइब लाइक जरूर करते रहें। आगे मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।